पहले पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग समझ लेंगे। देखिए, कहता है कि पॉइंट है हमारा, कुछ लोग शासक कैसे बने। शासक कैसे बने, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है, उसके यहाँ से कई सारे प्रश्न क्लियर होने वाले हैं। देखिए, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। अब तो लगभग 60-65 वर्ष हो गए, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। भाई आज तो ये है कि हमें अपना शासक चुनना है, हमें अपना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चुनना है, नेता चुनना है। क्या होता है, मतदान होता है, हम दौड़ करके जाते हैं, मतदान करते हैं, ठीक है, और उसके बाद पता चलता है कि कौन जीत गया, कौन हमारा नेता बन गया। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, ये एक सोचने वाला विषय है। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यानी कि 3000 साल पहले ऐसा था कि कुछ लोग क्या करते थे, बड़े बड़े यज्ञ कराते थे और उन यज्ञों का आयोजन करके फिर वो राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते थे, यानी कि वो राजा मान लिए जाते थे। इसी प्रकार से जैसे कि आपने नाम सुना होगा अश्वमेध यज्ञ, है ना। जैसे कि आपने यदि रामायण देखी होगी तो रामायण में श्री राम ने भी क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। और फिर एक घोड़ा छोड़ा था, उस घोड़ा को पकड़ा था उन्हीं के बेटे लवकुश ने, और फिर लवकुश से जो है कि राम के भाइयों ने, फिर लास्ट में राम ने उनसे युद्ध भी किया था। ठीक, हालांकि राम का युद्ध नहीं हुआ था, तो वो आपको पता होगा। तो वही है अश्वमेध यज्ञ। एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में, एक घोड़ा होता है, उस घोड़े को राजा के जो कुछ लोग होते हैं कर्मचारी, उनकी देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। जो घोड़ा होता था उसके माथे पर एक जो है कि कह सकते हैं कि एक इस तरीके से सूचना पट यानी कि एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे चिपका दी जाती थी, ठीक है, लगा दी जाती थी कि जो है ये घोड़ा इस राजा के द्वारा छोड़ा गया है, जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उससे इस राजा से युद्ध करना होगा। तो फिर यदि किसी के अंदर क्षमता है उस राजा से युद्ध करने की तो उसको पकड़ता था, नहीं तो जाने देता था। फिर जहां तक वो घोड़ा चला जाता था वो एरिया उस राजा के अधीन हो जाता था। तो यहाँ पे वही बात है कि घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। जैसे लवकुश को राम के जो 4 भाई थे, है ना, पहले शत्रुघ्न गए, फिर लक्ष्मण गए, फिर भरत गए उनसे युद्ध करने के लिए, फिर लास्ट में राम गए, तो उनसे युद्ध करना पड़ा। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। ओके, इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, ठीक है, जिनके जहां से जो घोड़ा गुजर जाता था जिस राजा के एरिया से, फिर उस राजा को यदि उसने पकड़ा तो युद्ध करेगा, नहीं पकड़ा तो फिर अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के यहाँ उसको आमंत्रित किया जाता था, बुलाया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। जो भी राजा आते थे, ठीक है, वो उनके लिए उपहार लेकर के आते थे। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था कि भाई इसने अपने घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ा, लेकिन किसी राजा की हिम्मत नहीं हुई कि इनके घोड़े को पकड़े और फिर इनसे युद्ध करे। ठीक है, इनका घोड़ा घूम करके और वापस आ गया, इसका मतलब है कि इनसे बड़ा विजेता कोई नहीं है, तो अब ये यज्ञ करके राजा बनेंगे। ये बात थी। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या फिर बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है, जिसको राजा बनना है, उसको युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। और जब वो राजा युद्ध के लिए जाता था
तो उस युद्ध क्षेत्र में जो उसका सारथी है वही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों और अन्य गुणों का गुणगान करता था। यानी कि क्या करता था, जो सहचर होता था, जो सारथी होता था, वही राजा का सहचर होता था। और यज्ञ के मौके पर क्या करता था, वो राजा के गुणों का बखान करता था कि देखिए हमारे राजा ने इतना काम, यानी कि इतनी राजाओं को परास्त किया है, ये सब चीज़ें इन्होंने जीती हैं, तो उनका जो है वो क्या करता था, गुणगान करता था। इतनी बात क्लियर हो गई। और राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों और पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे जो आमंत्रित राजा होते थे जिनको बुलाया गया है, उनका काम सिर्फ बैठ करके यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर होता था, इससे ज़्यादा उनका कोई काम नहीं है। ठीक है, जैसे आज अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं तो आपने देखा होगा कि बड़े दूर दूर से दूसरे भी प्रधानमंत्री को या नेताओं को, बड़े नेता को आमंत्रित तो किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ बैठ करके क्या करते हैं, वहां पे ली जा रही शपथ को सिर्फ देखते हैं। इसके अलावा उनका दूसरा कोई काम नहीं है, सिर्फ देखने को आते हैं। तो अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठ करके यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना होता था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि राजा के ऊपर जो जल का छिड़काव है वो कौन करता था, पुरोहित करते थे या जो राजा का सहचर होता था, यानी कि जो उसका सारथी होता था युद्ध क्षेत्र में, जो उसका सहचर होता था, या फिर वही जल का छिड़काव करता था। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि राजा के ऊपर जो पुरोहित हैं वही पवित्र जल का छिड़काव के साथ साथ और भी जो बाकी अनुष्ठान हैं वो करते थे। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जो वैश्य लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, ये राजा के लिए उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। कुछ ऐसे अनुष्ठान होते थे, उन अनुष्ठानों में इनको शूद्रों को शामिल नहीं किया जाता था, क्योंकि इन्हें बहुत ही नीच माना जाता था, इसलिए इनको शामिल नहीं किया जाता था। इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, वर्ण को समझिए। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया है। वर्ण उस समय क्या था, 4 सामाजिक वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। कितने सामाजिक वर्ग थे, 4। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए हम आप लोगों को बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। स्लो इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोगों के पास समय है और पर्याप्त समय है। आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ लें, समझ लें, एक एक शब्द को अपने अंदर उतार लें, इसीलिए इतना स्लो हम लोग चल रहे हैं। तो उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि जो है कि वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना किसका काम था, पुरोहित का था, ब्राह्मण का था, राजा का था, वैश्यों का था। तो ब्राह्मणों का काम था वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों के काम खेती, पशुपालन और व्यापार थे। ठीक है, शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था, क्योंकि ये सबसे नीचे आते थे। ठीक है, तो शूद्रों का काम क्या था, जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, इन तीनों की सेवा करने का काम किसका था, शूद्रों का था। इतनी बात ध्यान रखिएगा, लाइन को नोट करते चलिए। अब एक यहाँ पे कटोरी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया सुंदर सी कटोरी है, लेकिन बड़े पुराने जमाने की है, बहुत पतली परत की बनाई गई है और इसके ऊपर ये कुछ कला भी, इस पे आर्ट भी इस पे बनाया गया है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका नाम है चित्रित धूसर पात्र। चित्रित का मतलब कि इसके ऊपर चित्र भी बनाए गए हैं, चित्र भी उकेरे गए हैं। चित्रित धूसर पात्र इसका नाम है। इस तरह के पात्रों में, इस तरह के बर्तनों में ज़्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं।
ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। प्रश्न पूछा जा चुका है सीटेट में कि ये जो चित्रित धूसर पात्र है इसका प्रयोग गेहूं धान रखने के लिए किया जाता था, बहुमूल्य सामान को रखने के लिए किया जाता था, सोने चांदी को रखने के लिए चित्रित धूसर पात्र का यूज करते थे, या फिर भोजन परोसने के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि जो चित्रित धूसर पात्र है इसका प्रयोग खास मौकों पर, शादी विवाह पार्टी है ना, जन्मदिन है, इस तरीके जो खास मौके होते थे वहां पर जो कुछ महत्वपूर्ण लोग वीआईपी लोग आते थे उनको भोजन परोसने के लिए इस तरह के बर्तनों का यूज करते हैं। जैसे आज भी हम लोग कुछ अच्छे बर्तन रखते हैं ताकि कोई बढ़िया आदमी आएगा तो उसको उसमें खिलाते हैं। आगे जनपद, देखिए जनपद के बारे में समझिए, जनपद के बारे में समझिए। यहाँ पर जनपद कैसे डेवलप हुए। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है, क्योंकि जन का मतलब होता है लोग, जन का मतलब होता है लोग, तो लोगों के बसने की जगह को जनपद कहा गया और वही जनपद आज हमारा जिला बन गया है। ओके, कुछ महत्वपूर्ण जनपद यहाँ पे मानचित्र 4 पृष्ठ 45 में दिखाए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण जनपद यहाँ पे दिखाए गए हैं। पेज 45 कहाँ है, ये रहा। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जनपद दिखाए गए हैं। जैसे इसमें आपका ये हो गया, क्या नाम इसका, हस्तिनापुर हो गया। हस्तिनापुर कहाँ है भैया, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास में हस्तिनापुर हो गया, है ना। और ये जो है कि पुरातत्वविद जो हैं उन्होंने जब कई बस्तियों की खुदाई की तो ये कुछ जनपद उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं। और ये हस्तिनापुर हो गया जो उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास में है। और आपका इसमें क्या कहते हैं उसको, अतरंजी खेड़ा था, अतरंजी खेड़ा भी यहीं कहीं होगा। हस्तिनापुर हो गया, और इधर वैशाली है, मगध है, कौशाम्बी है, ठीक है। और इसमें अतरंजी खेड़ा भी कहीं पे होगा। चलिए अभी आगे मिलेगा तो बताएंगे आपको। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो कुछ महत्वपूर्ण जनपद हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है, जैसे दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें से प्रमुख हैं। इनको भी आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ लेगा कि कौन प्रमुख हैं या कौन से जनपद प्रमुख हैं जिनकी खुदाई की गई। अब खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि ये जो कुछ जनपद हैं इनकी खुदाई हुई तो वहाँ पे महल मिले थे या झोपड़ी मिली थी, तो वहाँ पे झोपड़ियाँ मिली थी, झोपड़ियों के अवशेष मिले थे। और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे ये लोग। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि लोग कैसी फसलें उगाते थे। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट आपसे कहता है कि लोग जो हैं वो मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। ये वही चित्रित धूसर पात्र है जो जब इन बस्तियों की खुदाई की गई तो उसमें से ये मिला है, ठीक है। इसीलिए इसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें चित्रित धूसर पात्र जैसे बर्तन मिले हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है, इसलिए उसके नाम के आगे चित्रित लगा दिया गया। ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में मिले हैं बर्तन। अब पहले हम लोग जनपद पढ़ रहे थे, अब हम महाजनपद पढ़ेंगे। करीब 2500 साल पहले, 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। कुछ जनपद जो हैं वो ज़्यादा डेवलप कर गए और महत्वपूर्ण हो गए, इसलिए उनको महाजनपद नाम दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ महाजनपद को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। अधिकतर जो महाजनपद थे उनकी एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनकी चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी ताकि कोई बाहरी शक्ति या बाहरी कोई राजा
ठीक है, आकर के हम पर आक्रमण ना करे, यदि आक्रमण करे तो उससे हमारी कुछ सुरक्षा हो सके। इसको लेकर के जो राजधानियाँ थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, तो इसके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बना दी गई थी, ताकि बाहरी लोग इतनी जल्दी हम पर आक्रमण ना करें। यदि करें तो हम उसके लिए पहले प्रिपेयर हो जाएं, तैयार हो जाएं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि एक दीवार नीचे आप देख पाएंगे, जो उस समय ऊंची ऊंची दीवारें ईंटों की बनाई जाती थी। ये दीवार आपके सामने है। हम इसके बारे में अभी थोड़ा पढ़ लें पहले, फिर आपको समझाते हैं। लिखा है कि ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे कि देखो हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं, हमने देखो इतनी विशाल, इतनी ऊंची, इतनी प्रभावशाली दीवार खड़ी कर ली है, यानी कि हम ज़्यादा समृद्ध हैं। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा कि भाई इतनी ऊंची दीवार है, कोई अगर लड़ने भी आएगा तो जब तक वो तैयारी करेगा अंदर घुसने की, तब तक हम सब सचेत हो जाएंगे। तो नियंत्रण रखना भी सरल हो गया। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुषों और बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा, तब जाकर ईंटें बनी होंगी। आज तो बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, और उस समय किस तरीके से ये ईंट पत्थर तैयार हुआ होगा, ये आप सोच सकते हैं। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ती होगी। आगे बढ़िए। कौशाम्बी किले की दीवार है। ये किसकी दीवार है? कौशाम्बी किले की यहाँ पे दीवार आप देख पा रहे हैं। यह चित्र जो है, ये फोटो आप कहाँ से ली गई है? ये आजकल उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का एक अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण लगभग 2500 साल पहले हुआ था। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास ही मिली है। आप जाकर इसको देख भी सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ी दीवार है भाई, बहुत ऊंचाई है इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो महाजनपद काल चल रहा है, अब क्या था कि राजा सेना रखने लगे थे, उन्हें सेना की जरूरत थी। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था कि इतनी सैलरी तुम्हें, तुम यहाँ कंटिन्यू रहो। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में भी होता था। कुछ सिक्के भी उनको दिए जाते थे, और ये जो सिक्के हैं इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है। यहाँ से कई बार प्रश्न घुमा घुमा करके पूछा गया है। टैक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा, और बड़ी सेना रखते थे। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। यानी कि जो अब हमें उपहार मिल रहा है, जो चीज़ें मिल रही हैं, अब उनसे काम नहीं चल रहा है। तो अब क्या करेंगे? हम जनता पर टैक्स लगा देंगे, उससे पैसा वसूल करके हम अपने जो हमारा क्षेत्र है, हमारा राज्य है, उसको और ज़्यादा समृद्ध बनाएंगे। यहाँ पर कर कैसे वसूला जाता था, ये 5-6 पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है। नियमित रूप से जो कर वसूला गया, एक तो फसलों पर कर लगा दिया, किसानों पर कर लगा दिया, कारीगर के ऊपर लगाए गए कर, कारीगर हो गए, शिल्पकार हो गए, उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। या तो तुम जानवर दो, या फिर जैसे दूध घी हो रहा है तो वो चीज़ें तुम दो, ये हो गया। व्यापारियों को सामान पर टैक्स देना पड़ता था। शिकारी लोग जो थे, उनको जंगल से जो वस्तुएं प्राप्त होती थी कीमती, वो चीज़ें उन्हें देनी पड़ती थी। तो ये इस तरीके से टैक्स लगा दिए गए। आगे बढ़ेंगे। कृषि में भी यहाँ पे कुछ चेंजेस आए थे, परिवर्तन आया था। ठीक है, क्या परिवर्तन हुआ कृषि में, आइए समझते हैं। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। दोनों परिवर्तनों को ध्यान रखिएगा भैया, प्रश्न पूछेगा। एक तो ये कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। हल के फाल जो होते हैं, जैसे ये जो पूरा हल होता है, यहाँ पे नीचे जो जमीन में चलता है, ठीक है, ये फाल होता है। जो नीचे जमीन में चल रहा है, जो जमीन को खोदने का काम कर रहा है, वो फाल होता है। हल के फाल जो पहले लकड़ी के थे, अब लोहे के
बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया था, अर्थात खेतों में बीज छिड़क करके धान उपजाने की बजाय धान की पौध तैयार करके उनका रोपण शुरू किया जाता। पहले लोग सिर्फ धान को ऐसे खेत में छिड़क करके बीज दिया, उससे फसल अच्छी नहीं होती है धान की फसल पहले पौध तैयार करो, फिर इस पौधे को लगाओ, उससे फसल अच्छी होती है। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी अच्छी होने लगी। तो ये चेंजेस आए यहाँ पे कृषि में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलिए सूक्ष्म निरीक्षण पर चलते हैं और मगध की बात कर लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं। मानचित्र 4 पृष्ठ 45 में मगध को ढूंढो। अभी हमने देख लिया था मगध कहाँ पे है, ठीक है। मगध और वज्जी पास पास में ही है, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे देखिए मगध है, ये रहा, ये देखिए यहाँ पे मगध हो गया, यहाँ पे ये वज्जी हो गया। इसको ध्यान रखिएगा, अभी वज्जी से रिलेटेड भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए आते हैं पॉइंट पे। और कृष्ण में परिवर्तन हो गया है, हम मगध को पढ़ने जा रहे हैं, मगध को समझेंगे। एक एक लाइन आपकी बहुत कीमती है, इसमें ध्यान से पढ़िए। कहता है कि लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। कितने सालों के भीतर मगध जो है वो महत्वपूर्ण जनपद बन गया? लगभग 200 सालों के भीतर जो मगध था ये बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। कौन कौन सी नदियां? गंगा और सोन नदी जो है वो कहां से होकर के बह रही है? ये मगध से होकर के बह रही है। मैं आपको यहाँ दिखा दूं इस चित्र में, गंगा और सोन नदी देखिए, ये मगध है, यहाँ पे ये मगध है, ठीक है। यहाँ पे सोन नदी, ये देखिए सोन नदी यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, ये देखिए यहाँ पे ये मगध से होकर के बह रही है। गंगा नदी यहाँ से आती है, यहाँ से आती है, यहाँ से आती है, ये देखिए इधर जा रही है। तो ये मगध का जो एरिया है यहाँ से ये नदियाँ क्रॉस हो रही हैं। तो मगध से होकर के गंगा और सोन नदी मगध से होकर के क्या है? बह रही हैं, ठीक है। और क्या कहता है पॉइंट? और कहता है कि देखिए यहाँ पे यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी जो नदियाँ थी, ठीक है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें ट्रेंड कर सेना के काम में लाया जाता था। उन्हें प्रशिक्षित करके क्या किया जाता था? काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां और रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत ही उपयोगी थे, ठीक है। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु यानी कि अजातशत्रु हुए। आपसे प्रश्न पूछ लेगा बिंबिसार और अजातशत्रु ये कहाँ के शक्तिशाली शासक थे? ये मगध के शक्तिशाली शासक थे, अजातशत्रु और बिंबिसार। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे कि कैसे भी हम दूसरे जनपदों को जीत करके अपने कब्जे में ले लें। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। कौन? महापद्मनंद। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। किसने? महापद्मनंद ने। बिहार में राजगृह जो कि आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र जो कि आज का पटना है को राजधानी बनाया गया। आगे बढ़ेंगे। 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था, पूरे विश्व को जीतना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच किया, मगध की ओर अपनी सेना को आगे बढ़ाने के लिए उसने चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया कि हमसे ना हो पाएगा। वे इस बात से बहुत डरे हुए थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इस वजह से वो भयभीत थे, डरे हुए थे, आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे।
वज्जी के बारे में जानते हैं। वज्जी यहाँ से बहुत प्रश्न पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य यहाँ पे बन गया था। जो मगध था वो शक्तिशाली राज्य यहाँ पे बन गया था, ठीक है। और इसमें दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। तो मगध, इसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था। इसके बिल्कुल पास में ही वज्जी राज्य भी था, जिसकी राजधानी वैशाली यानी कि बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ जो है, यहाँ से रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछा गया है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। गण या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि अब क्या करना है, किस तरह करना है, किस राज्य को अपनाना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर के चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ध्यान दीजिएगा, ये जो बातचीत, बहस, वाद विवाद होता था, इसमें स्त्रियां, दास और कम्मकार जो हैं वो हिस्सा नहीं ले सकते थे। यहाँ से प्रश्न पूछ लेगा, आपसे पूछा भी गया है। अगला पॉइंट समझिए, ये जो वज्जी संघ की बात हो रही है, इसका ये जो वर्णन आपने अभी पढ़ा, ये वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय क्या है सर? दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं और इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु यानी कि अजातशत्रु और वज्जी संघ की बात कर लेते हैं। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। किसको भेजा था? वस्सकार को। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन बातों पर ध्यान देंगे, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ये उन्होंने बुद्ध से पूछा था और बुद्ध ने ये आंसर दिया था। एक पॉइंट रह गया है, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का कंटेंट। चलिए आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, रिसेंटली जल्दी ही पूछा गया प्रश्न है। हम पुराने प्रश्न बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, सिर्फ 2324 के प्रश्न। कहता है प्राचीन भारत के, इन प्रश्नों से आप ये समझ जाते हैं कि किस तरीके से प्रश्न इस चैप्टर से बन सकते हैं। प्रश्न कहता है कि प्राचीन भारत के लेखों के संदर्भ में ए और बी कथन दिए गए हैं, इनको पढ़ो। कहता है कि पुराणों का पाठ प्रत्येक व्यक्ति के पढ़ने के लिए था, शूद्र भी इसे पढ़ते थे। शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। क्या ये बात सही है? आंसर यहाँ पे हमने आपको समझाया था कि उस समय क्या था कि 4 सामाजिक वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम था वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना, जबकि जो शूद्र थे इनका काम था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्गों की सेवा करना। जो शूद्र होते थे, कई ऐसे अनुष्ठान होते थे कि इनको उसमें शामिल नहीं किया जाता था, उन अनुष्ठानों में इनको शामिल नहीं किया जाता था, ये सबसे नीच माने जाते थे। तो क्या है कि इनको यज्ञ पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। यज्ञ नहीं, सॉरी, वेद पढ़ने की, ठीक है। शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन जो बी है वह गलत है, ठीक है। तो इसमें हम क्या जाएंगे, इसमें हम जाएंगे बी सही है, बी सही है, परंतु ए गलत है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इसको दिमाग में रखिएगा। पुराणों का पाठ प्रत्येक व्यक्ति के पढ़ने के लिए था, शूद्र भी इसे पढ़ते थे, ऐसा नहीं है शूद्रों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। केवल शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, यही केवल सही हो जाएगा हमारा
बी सही है परंतु ए गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है महाजनपदों के राजाओं या शासकों ने नियमित रूप से कर वसूले, निम्नलिखित में से कौन से कर के स्रोत थे? तो हमने आपको अभी बताया था, यहाँ से प्रश्न हर बार पूछता है। कर जो था, एक तो उन्होंने फसलों पर कर लगाए थे, कारीगर हो गए, शिल्पकार हो गए, उनके ऊपर उन्होंने टैक्स लगाया था। पशुपालक जो होते थे उनको जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में टैक्स देना पड़ता था। व्यापारियों के सामान पर टैक्स लगा हुआ था। आखेटक या जो खाद्य संग्राहक थे उन पर भी टैक्स लगा हुआ था। इसलिए ऑप्शन एक तो हमारा फसलों पर भी टैक्स लगा है, और जो क्राफ्ट पर्सन हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उन पर भी टैक्स लगा है। व्यापारियों पर भी टैक्स इन्होंने लगाया था। लेकिन तीर्थयात्रियों पर कर के बारे में कहीं पर कोई वर्णन नहीं मिलता है, इसलिए हम इसमें क्या कहेंगे, ए बी सी, सिर्फ सी, 3 ऑप्शन में राइट हो जाएंगे, ए बी सी। ठीक है, तो इसमें कौन से कर के स्रोत थे? फसलों पर कर, शिल्पकारों पर कर, व्यापारियों पर कर, यही जो है कर के स्रोत थे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। रिसेंटली पूछा गया प्रश्न है आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। अश्वमेध यज्ञ से संबंधित निम्न दिए गए कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? हमें गलत ढूंढना है। देखिए, अश्वमेध यज्ञ में राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़े गए घोड़े को यदि कोई दूसरा राजा रोकता तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। यदि रोकता तो लड़ाई करनी पड़ती थी। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा है। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। सभी आमंत्रित राजा उसके लिए उपहार लाते थे। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही ऑप्शन हमारे राइट हैं, तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, आंसर दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अभी पढ़ ही चुके हैं। अगला प्रश्न कहता है, पुरातत्वविदों ने जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। ये बस्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? पुराना किला दिल्ली में है, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में है, अतरंजी खेड़ा कहाँ है? एटा में है। यहाँ पे उसका आंसर मिलेगा। पुराना किला कहाँ है? दिल्ली में है। दूसरा ऑप्शन था हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर है और एटा के पास अतरंजी खेड़ा है। तीनों ही ऑप्शन हमारे राइट हैं। हम चले जाएंगे इसमें ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 1, 2 और 3 तीनों ही ऑप्शंस राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है, वज्जी राज्य के बारे में निम्नलिखित 2 कथन हैं, ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। वज्जी राज्य की शासन व्यवस्था गण या संघ कहलाती थी, जिसकी राजधानी वैशाली या बिहार थी। ठीक है, दिमाग में रखिएगा प्रश्न, अभी आंसर दिखा देते हैं। वज्जी राज्य में स्त्रियां, दास और कम्मकार सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। क्या ये बात सही है? जैसा कि हमारा पॉइंट कह रहा था कि वज्जी राज्य की जो शासन व्यवस्था थी उसे गण या संघ कहते थे, और इसकी जो राजधानी है वो वैशाली बिहार थी। इस तरीके से जो पहला ऑप्शन है वो क्लियर हो जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारा था कि वज्जी राज्य में क्या था? वज्जी राज्य में स्त्रियां, दास और कम्मकार जो है ये सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो कुल मिलाकर के जो बी है वह भी सही हो जाता है। ऑप्शन हम ए और बी दोनों ही आपके सही हो गए। सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है, अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। इस विषय पर सलाह के लिए उन्होंने अपने किस मंत्री को महात्मा बुद्ध के पास भेजा था? मैंने अभी आपको बताया था, उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को भेजा था। किसको? वत्सकार को भेजा था। चाहे तो आप अभी दोबारा जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। प्रश्न कहता है, नीचे दिए गए कथनों में से सही का चयन कीजिए। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। बिल्कुल सही बात है। जो राजा घोड़े को जाने दिया जाता था उसको बुलाया जाता था। ठीक है, राजा के ऊपर सारथी, पवित्र सारथी गलत लिखा है, इस तरीके से होना चाहिए था। सारथी जल का छिड़काव करता था। मैंने आपसे कहा था कि इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ लेगा, जल का छिड़काव सारथी करता है या पुरोहित करते हैं? पुरोहित करते हैं, सारथी नहीं करता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल के अवशेष मिले हैं। मैंने ये भी कहा था महल कहेगा या फिर झोपड़ी, तो यहाँ पे झोपड़ियों के अवशेष मिले हैं, महल के अवशेष नहीं मिले हैं। ये कट जाएगा यहाँ पे सारथी की वजह से, ये कट जाएगा यहाँ पे महल की वजह से। ये सही कब होते? जब यहाँ पे पुरोहित होता, यहाँ पे झोपड़ी होती।
चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। मैंने ये भी कहा था, ये भी आपसे कह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे चित्रित धूसर पात्रों में जो महत्वपूर्ण लोग, वीआईपी लोग आते थे, उनको कुछ खास अवसरों पर भोजन परोसा जाता था। उसमें अनाज, गेहूं, धान, चावल नहीं रखा जाता था। सिर्फ ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाता है। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये सारे पूछे गए प्रश्न है। महाजनपद काल से संबंधित कथनों पर विचार कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। महाजनपद काल जो है, इसमें हाल के फल, अब हल के फल, अब हल के जो फाल हैं, ये गलत हो गया यहाँ पे हल के फाल, ठीक है, गलत हो गया। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया था। दोनों ही बातें सही हैं, ए और बी दोनों सही हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 5। कैसी रही क्लास, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और ये क्वेश्चंस ढूंढने में, चैप्टर वाइज प्रश्नों को ढूंढने में सारे पीवाईक्यू पलटने पड़ते हैं, बहुत मेहनत लगती है। और आपकी बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है एक लाइक, एक कमेंट करने में। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके जाएं, बता के जाएं, बताएं ज़रूर कि क्लास कैसी रही, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमें थोड़ा हौसला बुलंद होता है कि हाँ चलो, हमारी जो क्लास है वो बच्चों को पसंद आ रही है, तो हम थोड़ा और मेहनत करें, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, आप लाइक और कमेंट करते जाएं, अपने दोस्तों तक, कॉलेज ग्रुप में जहाँ हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।